नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और इस वक्त सिर्फ दो दीवारें हैं। एक वो दीवार है जिसे आप मास्क के नाम से जानते हैं, आपके और कोरोना के बीच, और एक वो दीवार है जिनसे हम अभी बात करने वाले हैं। धरती के भगवान की उर्फियत उन्हें हासिल है और यकीन जानिए कि जिस दौर में इस वक्त पूरा देश चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, वो एकमात्र सहारा है। तो सबसे पहली अपील ये कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जैसे कि हम लोग सभी करते हैं, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, डॉक्टर से बेअदबी ना करें, उनके धैर्य की परीक्षा ना लें। किसी भी कोरोना वॉरियर, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, वो 1 साल से आपकी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात 24-24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे टीके के संग कोरोना से जंग की। कोरोना से लड़ाई के बीच अब 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होना है। कई जगह शुरुआत हो चुकी है, कई जगह शुरुआत होनी है। यही जिंदगी का टीका है, यही संजीवनी है जो कोरोना को मात देगा। टीके को लेकर, कोरोना को लेकर, ना सिर्फ इस टीके को लेकर बल्कि कोरोना को लेकर भी कई तरह के सवाल मन में आते हैं। लोगों का यह भी डर है कि वैक्सीन के बाद कोरोना अगर हो जाएगा, वैक्सीन लगने से पहले अगर कोरोना के लक्षण दिख जाएं, वैक्सीनेशन के अलावा, वैक्सीन के अलावा भी कोरोना से जुड़े तमाम तरह के सवाल हैं। चूंकि बार बार ये बहरूपिया वायरस अपना रूप बदल रहा है, यही वजह है कि हम लगातार हेल्थ एक्सपर्ट से मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और आपके वो तमाम सवाल जो आपके जहन में उठते हैं, उनके जवाब हम खोजने की कोशिश करते हैं। तो वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन भी आपको करवाना है, टीकाकरण में हिस्सा लेना है, अपने आयु वर्ग में जाएं। अब 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश में कल से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं मचानी है। अपना नंबर आने पर ही, कहीं ऐसा ना हो टीका लगवाने आप जाएं, इतनी हड़बड़ी मचाएं, इतना आम बोलचाल की भाषा में स्लैंग लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, इतना रायता ना फैलाएं कि वो समेटते ना बने। गलती बिल्कुल ना करें, वहां से कोरोना संक्रमण लेकर ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर जाएं। जिस तरह से अनुशासित व्यवहार पुलिस की लाठी खाने के बाद आप करते हैं, उसी तरह का आत्म अनुशासन आप अपने व्यवहार में लेकर आएं। डॉक्टर्स को परेशान ना करें, नर्सेज जो हैं उन्हें परेशान ना करें, हेल्थ स्टाफ जो है उससे पूरी तरह से कोऑपरेट करें। यह व्यवहार आपको पिछले 1 साल से सिखाना पड़ रहा है, यह शर्म की बात है सभी के लिए। बहरहाल वापस चर्चा की तरफ लौटेंगे। डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और तमाम पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से भी एक बार साधुवाद कि इतनी जान आप लोग तकरीबन 1 साल से 24-24 घंटे काम करके बचा रहे हैं, और बावजूद इसके कि लोग अपनी सीधी नाराजगी जो है वो इन डॉक्टर्स के प्रति जाहिर करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल के ये कॉमन क्वेश्चन है, दरअसल मैं रोजाना सबसे पहले यही पूछता हूं, कोई नए लक्षण आपने महसूस किए हों? क्योंकि लक्षण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लक्षण रीजन के हिसाब से भी बदल रहे हैं। दक्षिण में हमें कुछ और नजर आ रहे हैं, उत्तर में हमें कुछ और नजर आ रहे हैं। तो कोई नए सिम्टम्स जो आपको नजर आए हों, सर प्लीज। कहना चाहूंगा कि डॉक्टर धरती पे भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है, और इसलिए इंसान की तरह ही बिहेव करते हैं। अगर उनमें भी एक धैर्य की एक सीमा होती है जी। और कई बार इसलिए जो है वो सीमा अगर कोई भी क्रॉस कर जाए, चाहे वो डॉक्टर की तरफ से हो या मरीज की तरफ से हो, तो वाद विवाद हो जाता है। और उसको वैसे ही मान के चलिए कि जैसे 2 भाई घर में रह रहे हैं और उनमें कभी कभार तनाव होता है, कभी कभार जो है वो प्यार से रहते हैं। जो आपका प्रश्न है बहुत ही उचित है, क्योंकि ये हमारी समझ जो है वो इस वायरस के बारे में, वो समझ भी वैसे ही बदल रही है जैसा वायरस बदल रहा है। पिछले साल हमने देखा था कि ये वायरस बुजुर्गों को बहुत प्रभावित कर रहा है और यंग लोगों को छोड़ रहा है। इस बार देख रहे हैं कि नौजवान लोगों को, बच्चों को भी ये प्रभावित कर रहा है। और इसमें जो नए लक्षण आए हैं, पिछली बार के जो लक्षण थे उनमें सांस का फूलना, चलने में सांस फूलना, ऑक्सीजन की कमी, इस तरह की चीजें, गले में खराश, सूखी खराश, फीवर आना, ये सारी चीजें थी। इस बार के नए वेरिएंट में जो पाया गया है कि कई बार बुखार बहुत कम या बहुत कम दिनों के लिए या बहुत कम मात्रा में आता है, या एकाएक बहुत तेज हो जाता है, 4, चौथे, 5वें दिन, जिन्होंने खासकर नौजवानों में बहुत तेज हो जाता है बुखार,
और उनकी दिल की धड़कन पिछले साल जो पाया गया था उसमें वो दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। इस साल वैसे भी केस आए हैं खासकर बुजुर्गों में जिसमें दिल की धड़कन 50 के नीचे या 40 के नीचे चली गई। एक जो हम लोग संक्रमण में पा रहे हैं कि नौजवानों का जिनकी दिल की धड़कन बहुत तेज है 130 140 के आगे है, उन पांचवें छठवें दिन के बाद भी उनमें जो है संक्रमण के गंभीर रूप लेने के चांसेस बढ़े हुए रहते हैं। और जो नयापन है वो है कि सूंघने की शक्ति के साथ में सुनने की शक्ति भी जो है वो कमजोर हो रही है। वो भी कई लोगों ने ऐसे भी आए हैं जिनकी एक कंप्लेन रही कि उनको सुनने की शक्ति उनकी चली गई है। तो सूंघने की, टेस्ट की, स्वाद की शक्ति के साथ में सुनने की शक्ति भी अगर चली जा रही है, वो भी नए वेरिएंट में पाया गया है। फिर बच्चों में ये लगभग पिछले साल तो बच्चों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था, बहुत कम इंसिडेंसेस थे, कुछ यूके इंग्लैंड के इंसिडेंसेस थे जिनमें बच्चों को प्रभावित किया, लेकिन इस बार बच्चों को अपने सारे देशों में देखा जा रहा है और बच्चों में यह बहुत विभिन्न तरह से प्रस्तुत हो रहा है। बच्चों में आंखों का लालपन आना, सिर्फ लालपन आएगा आंखों में, कंजंक्टिवाइटिस हम लोग की तकनीकी शब्दों में कहते हैं, वो भर होना भी करता है कि बच्चे को कोरोना का संक्रमण हो गया है या सिर्फ डायरिया हो रहा है या सिर्फ पेट दर्द हो रहा है। तो ये सारे नए सिम्टम्स हैं जो प्रकट होते हैं। तो लगता है एक तरह से जो है जो हमारे वैज्ञानिकों या डॉक्टरों के बीच की चर्चा होती है उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रेगनेंसी को छोड़ के सारे जो है वो कोरोना से हो सकते हैं, इसलिए आप जो है सचेत रहिए। जी जी जी, सचेत रहना है, बहुत सचेत रहना है। और जिस तरीके से आप ये लक्षण बता रहे हैं, आपके पास आएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं आप, थोड़ा और गहराई से हम बात भी करेंगे। डॉक्टर शरद पंडित साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशादीप ट्रस्ट से भी आप जुड़े हैं और लंबा तजुर्बा मध्य प्रदेश में काम करने का है। सर, सवाल मेरा ये लक्षण को लेकर मैं अभी चर्चा कर रहा था श्रीवास्तव सर से भी। डॉक्टर पंडित, आपसे भी मेरा यही सवाल, नए लक्षण कुछ आपने महसूस किए हों और इन लक्षणों के बाद पैनिक नहीं होना है, किस तरीके से डॉक्टर की हेल्प लेनी है, ये थोड़ा सा आप समझाएं। डॉक्टर पंडित प्लीज। तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर हम डॉक्टर शरद पंडित के पास चलेंगे। और डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव को आपने सुना है, हर चीज को देखिए, शरीर हर तरह के संकेत देता है। उन संकेतों को इससे पहले भी तमाम तरह के वायरस आए हैं, वायरल अटैक हुए हैं, लेकिन हमने चीजों को नजरअंदाज किया। अभी कोरोना के चलते स्थितियां बदल गई हैं। किसी शारीरिक संकेत को, लक्षण को, सिम्टम को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। मैं बार बार जो चीज दोहराता हूं कि गूगल ने जो आपको डॉक्टर बना दिया है वो डॉक्टर ही आप छोड़ दीजिए। अगर कोई भी आपको सिम्टम महसूस हो रहा है, तत्काल आप चिकित्सकीय परामर्श, कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, ये जरूर करें। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, वैद्य बन जाना है, डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है। एमबीबीएस एमडी खुद को नहीं समझना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो डॉक्टर शरद पंडित से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्मित श्रीवास्तव साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, एक बात और, एक बड़ा मार्केट है, रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि तमाम विज्ञापन बना दिए गए, फला विज्ञापन बना दिए गए, पर तंबाकू का जो इस्तेमाल है, खासतौर पर स्मोकिंग या धूम्रपान, वो लगातार बढ़ा है। 40%, 50%, 60% से ऊपर ग्रोथ इसमें होती है। अगला पॉइंट मेरा यह है कि स्मोकर्स को लेकर, अव्वल चीज तो स्मोकिंग छोड़ देनी है, इसके इतर कितना सावधान उन्हें रहना है और किस तरीके के केसेस आपने देखे हैं स्मोकर्स के केस में, धूम्रपान करने वालों के केस में? कोरोना के मरीजों को कोरोना के मरीजों में अगर किसी भी तरह से फेफड़ों की दिक्कत है, किसी भी तरह से फेफड़ों की परेशानी है जी, तो ये और दुश्वार हो जाता है, क्योंकि कोरोना के कुछ लोगों को, कुछ विशेष वर्ग को ज्यादा संक्रमित करने के या ज्यादा गंभीर रूप लेने का जो है वो रहता है। उसमें ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, फेफड़े के मरीज हैं और किडनी के मरीज। तो
फेफड़े को अगर किसी भी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, जैसे जो स्मोकर रहते हैं उनके गले में क्योंकि धुआं जो है वो गर्म भी होता है, धुएं में, सिगरेट के धुएं में वो तत्व भी होते हैं जो गले के खराश लाते हैं, गले में लालपन लाते हैं, गले में सर्कुलेशन बढ़ाते हैं जी और ये वाहक बन जाता है कोरोना की एंट्री के लिए, क्योंकि उसको दरवाजे को तोड़ना नहीं पड़ता, उस दरवाजे में ऑलरेडी दरार पड़ी हुई है, वो बड़े आराम से ब्लड में एंट्री कर लेता है, लंग्स के हिस्सों में एंट्री कर लेता है जी। और इसके कारण जो है वो वहां पे संक्रमण जो है तेजी से बढ़ता है, तेजी से प्रोलिफरेट करता है और तेजी से जो है लोगों को वो कर सकता है, मतलब कोरोना को गंभीर रूप दे सकता है जी। इसलिए धूम्रपान बहुत ही बुरा है। और अगर हार्ट की तरफ से हम बात करें तो ये जाहिर है कि अगर कोई एक रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी के लिए गंभीर रूप देने के लिए, वो सिर्फ तंबाकू है, उसके अलावा बाकी जो है वो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। प्रूवन रिस्क फैक्टर आपको तंबाकू के अलावा और कोई नहीं है हार्ट डिजीज को कराने की। जी जी। हाँ, एक बात और कि हृदय पर गहरा असर, पिछली जो रिसर्च आई है, जब पिछली बार कोरोना फर्स्ट वेव थी उसके बाद ये रिसर्च आई कि जो लोग ठीक भी हुए उनके भी हार्ट ने कुछ एबनॉर्मल सिग्नल्स दिए, मसलन हार्ट बीट को लेकर हुआ, रक्त संचरण को लेकर हुआ, ब्लड सर्कुलेशन को लेकर हुआ। क्या ऐसा इस बार भी है? हार्ट पर क्या असर है इसका? जी, हार्ट पे असर होता है, कोरोना का डायरेक्ट असर तो नहीं पाया गया जी। कुछ बहुत ही लिमिटेड केसेस में पाया गया कि कोरोना जाके डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट कर रहा हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में यह पाया गया है कि फेफड़े का चूंकि संक्रमण होता है, फेफड़े खराब होने लगते हैं, फेफड़े काम नहीं करते, इसके कारण हार्ट पे जोर पड़ता है। एक ये माध्यम, इसके माध्यम से कोरोना हार्ट को अफेक्ट करता है। दूसरा, जो ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको प्रभावित करता है, उसके कारण ब्लड पतला या बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। और चूंकि हार्ट को स्वयं को ब्लड भी अपनी ही द्वारा दिया जाना रहता है, अपनी ही नलियों के द्वारा दिया जाना रहता है, तो वो गाढ़ा ब्लड वहां पर जो है, अगर पहले से कोई थोड़ा बहुत वो है रुकावट जी, तो उसको उस रुकावट को और बढ़ा देता है या उस ब्लॉकेज बढ़ा देता है। जी जी। तो ये सारे कारण हो जाते हैं जिनके कारण से हार्ट अटैक के होने की संभावना या लकवे के होने की संभावना बढ़ जाती है जी जी कोरोना के जी। तो डायरेक्ट प्रेशर नहीं है, लेकिन जो बॉडी पर प्रेशर है उसकी वजह से हार्ट पर भी खतरा है, इस बात को समझिए। डॉक्टर शरद पंडित से हम फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पंडित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? सवाल यही कि नए कुछ अलग सिम्टम्स आपने देखे हो, उसके बारे में बताएं। वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, सिम्टम आने के बाद पैनिक नहीं होना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं डॉक्टर पंडित प्लीज। हाँ, कर रहा हूं। हाँ, कर रहा हूं ना जी। डॉक्टर पंडित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, एक मिनट। चलिए, थोड़ी व्यस्तता डॉक्टर शरद पंडित की है, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसमें श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हार्ट को लेकर अभी हमने सवाल पूछा था। एक और खास बात डॉक्टर श्रीवास्तव मैं आपसे जानना चाह रहा था, कोरोना काल में जीने के तरीके चूंकि बदले हैं, हमने ऑक्सीमीटर या जो रेस्पिरोमीटर है, इस तरह की चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। ईयरली जो हेल्थ चेकअप होता है उस पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया। क्या ये वक्त आ गया है, कोरोना वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि अब जीवन जीने के तरीके को बदल लेना चाहिए? डॉक्टर श्रीवास्तव। प्रजापति जी, बहुत सही चीज कही। मैंने एक कोरोना का पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं ये भी मानता हूं कि लोग अपने परिवार के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति, दोनों के प्रति जो है ज्यादा जागरूक हुए हैं। तो कोरोना में कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाई, बुराइयां तो बहुत हैं, कुछ अच्छाई भी उससे निकली हैं। और हमको यह बिल्कुल समझना चाहिए कि अब खासकर अगर हम भारतीय देश के हैं, भारत देश के नागरिक हैं या साउथ एशिया में रहते हैं, तो साउथ एशियंस का जो है हार्ट अटैक का होने की संभावना, ब्लड प्रेशर होने की संभावना, शुगर होने की संभावना, लकवे होने की संभावना, हार्ट फेलियर होने की संभावना वेस्ट पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में 10 वर्ष पूर्व हो जाता है। मतलब हमारे यहाँ
ये 45 की उम्र के आसपास में हो जाता है, वहां 55 के बाद में होता है। तो एक हमारे पास में चूंकि हमारे अनुवांशिक कुछ चेंजेस ऐसे हैं, कुछ जीन्स ऐसी हैं जो हमको इसके लिए ज्यादा वल्नरेबल बना देती हैं, तो हमको इसके लिए ज्यादा तैयार रहना चाहिए और ज्यादा पहले से तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने मरीजों को यही सलाह देता हूं कि आप 40 के जैसे पहुंच रहे हो, आप शुरू कर दीजिए तैयारी कि हमको हार्ट की बीमारी से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से कैसे बचना है। और उसका एक बहुत सरल एक जो उपाय मैं उनको सुझाता हूं कि हर अपने जन्मदिन पर आप अपनी पूरा बॉडी चेकअप करा लीजिए, ताकि आपको एक तो ये रहेगा कि हर सालाना हो रहा है और कोई भी चीज शुरू होती है उस समय उसको रोकना सरल होता है। बनिस्बत जब वो अपना पूरा एक विकराल रूप ले लेती है, उस समय उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम 40-35 के बाद में ये टेस्ट कराने लगे और ये चीज को समझें। दूसरी मुझे एक खुशी ये हुई है कि अब लोगों के घर में ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, शुगर नापने के यंत्र और ऑक्सीजन नापने के यंत्र भी जो है लगभग सब घरों में पहुंच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भागीदारी हो जाती है, हमारे लिए बहुत चीजें हल्की हो जाती हैं कि मरीज अगर खुद जागरूक है। नहीं तो पहले ये होता था कि एक मरीज एक दिन दिखाया, उसके 6 महीने तक वो ना शुगर नाप रहा है, ना ब्लड प्रेशर नाप रहा है, ना दवा ले रहा है, कुछ उसको पता नहीं रहता। लेकिन अब वो जागरूक हुआ है, वो ब्लड प्रेशर बराबर नियत नापता है, शुगर नापता है, अपने शरीर का ख्याल रखता है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। तो इन सब चीजों से जो है हम लोगों के लिए सरलता हो गई है कि आप 6 महीने में जो चीजें बिगड़ चुकी रहती हैं वो 6 हफ्ते में पता चल जाती है कि नहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, डॉक्टर साहब इसको देखिए। जी, ये बात सही है। सावधानी बरतना और आत्मानुशासन और सिखा दे तो आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएं। डॉक्टर शरद पंडित, एक बार फिर मेरा आपसे सवाल रहेगा, वैक्सीनेशन के मूड में हम हैं, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर पंडित, प्लीज? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वैक्सीनेशन के मामले में किसी तरह का कोई भ्रम या संशय का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी देखिए, हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, एक इस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम है जो हम लोग संचालित कर रहे हैं, वो बरसों से कर रहे हैं। ये कोविड की जो बीमारी के लिए है टीकाकरण, ये भले ही अब हमारे लिए जो है नया है, परंतु इसके पहले कई अनेक बीमारियों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो हम लोग चलाते रहे हैं, चाहे वो टेटेनस के लिए हो, चाहे वो हमारा बीसीजी का हो, या हमारा पोलियो का इम्यूनाइजेशन था जिसमें हमने करोड़ों लोगों को दवा पिलाने का काम करते थे। मध्य प्रदेश में ही हम लगभग 1 करोड़ से ऊपर बच्चों को दवा पिलाते थे। तो कहने का यह आशय है कि इसके लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। जहां तक है इसमें बहुत अनुभव है हम लोगों को, इसलिए टीकाकरण के बारे में किसी तरह का संशय जनता को नहीं होना चाहिए। अभी देखिए क्या है कि टीकाकरण के लिए सबसे पहले तो जो है हमारी जो सर्विस नीड है, अब हम 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को जो टीकाकरण का काम हाथ में ले रहे हैं, ये एक बड़ा काम है, परंतु इसको हम लगभग जो है वो एक निश्चित सीमा अवधि में निपटा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग इसमें अभ्यस्त हैं। ये लोगों को बराबर प्रशिक्षण दिया जाता है विभिन्न तरह के टीकाकरण करने के लिए, और ये टीकाकरण के जो है माध्यम से हम लोग जो है प्रतिरक्षण दे सकते हैं इस बीमारी के। तो मेरा तो लोगों से यह आग्रह है कि टीकाकरण का जो कार्यक्रम संचालित हो रहा है, कल से जो मध्य प्रदेश में जो है 18 वर्ष से आयु के बच्चों को हम लोग टीकाकरण का कार्य चालू कर रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। देखिए, ये प्रतिरक्षण होना और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये बहुत आवश्यक है, तभी हम इस बीमारी से बच सकेंगे। तो किसी तरह का संशय का सवाल ही नहीं है। जहां तक है टीकाकरण के कार्यक्रम में जो है वो अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं, इसकी कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, साथ ही साथ इसको प्राइवेट सेक्टर में और शासकीय सेक्टर में सभी दूर जो है वो संचालित करने का जो एक वर्क प्लान बनाया है, उसके अनुसार जो है लोग सुविधा से जो है वो टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और अपने निकटस्थ जो टीकाकरण केंद्र है उस पर जाके टीकाकरण जरूर लें। तो टीकाकरण एक हर्ड इम्यूनिटी समाज में देगा, और यह हर्ड इम्यूनिटी निश्चित रूप से कोरोना को जो है फैलने से हमारे जो है वो अभियान को एक बहुत बड़ा संबल देगी। तो आइए इस टीकाकरण कार्यक्रम में जरूर शामिल हों। जी, मेरा ये कहना है, टीकाकरण कार्यक्रम में जरूर शामिल होना है। एक बात और भी थी कि क्या कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें डॉक्टर पंडित के टीका नहीं लगवाया जा सकता? क्या कोई ऐसी भी इमरजेंसी केसेस हैं जिसमें नहीं लगवाना है? इसे लेकर बड़े भ्रम हैं।
अजब तरह की वो पोस्ट और अफवाहें चलती हैं कि सब गर्भवती महिलाएं या इस तरह की बीमारी से पीड़ित, क्या इस तरीके से कोई ऐसे भी केसेस हैं जिसमें हम फिलहाल टीका नहीं दे रहे हैं डॉक्टर पंडित? टीकाकरण के बारे में जो ये अलग अलग तरह की कहानियां आती हैं, मैं समझता हूं ये इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ। अभी जो है जहां तक टीकाकरण है, जो डायबिटीज के रोगी हैं या ब्लड प्रेशर के रोगी हों या जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम भी रहा है, वो लोग जो है भी टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और कोरोना के विरुद्ध अपने आप को जो है वो प्रतिरक्षण कर सकते हैं। दूसरा जो एक आपका प्रश्न था गर्भवती माताओं के संबंध में, इस तरह की कोई भी अभी जो है जीओआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है कि गर्भवती माताओं के लिए कहीं टीकाकरण जो है वो प्रतिबंधित है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको हाल ही में कोविड इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों को जो है 4 सप्ताह रुकने के बाद अपने आप को वो भी प्रतिरक्षण हेतु टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो जाती है कोरोना प्रभावित में, परंतु 4 सप्ताह की अवधि के बाद वो भी टीकाकरण अभियान से जुड़े। मेरा आग्रह है, इसमें कोई ऐसी जो है कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है या ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि जिसमें जो है टीकाकरण के कार्यक्रम में सम्मिलित कोई ना हो। इसके बाद फिर वहां डॉक्टर्स रहते हैं, हमारे काउंसलर रहते हैं टीकाकरण के, तो वो आपको बराबर स्पॉट पे चेक करने के बाद और सही राय वहां भी देंगे। जी जी, आप चूंकि प्रबंधन और प्रशासन दोनों से जुड़े भी रहे डॉक्टर पंडित, एक और सवाल भी मेरा रहेगा, बहुत जरूरी है दरअसल ये, क्या जो प्राइवेट चेन है हमारे पास या निजी क्लिनिक हैं, उनका भी और बेटर इस वैक्सीनेशन में और बेटर इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्टर पंडित? चाहूंगा, देखिए ये टीकाकरण का काम हम जितनी जल्दी भारतवर्ष में पूरा कर ले उतना ही अच्छा होगा। यदि 70% लोगों को हमने टीकाकरण कर दिया तो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और निश्चित रूप से हम कोरोना से जो है अपने आप को, पूरे समाज को बचा सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है प्राइवेट सेक्टर को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगी। इन आइसोलेशन जो है या सेपरेशन में जो है अकेली शासकीय मशीनरी जो है वो पूरा काम समयावधि में नहीं कर पाएगी, तो इसलिए जो है इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, कई हमारी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन है, ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारे जो समाज में जो हमारी लोग हैं उनका जो है प्रतिरक्षण और टीकाकरण कर सके। ये एक बड़ा काम है, पर सबके सहयोग के साथ हमको इसको पूरा करना पड़ेगा। और देखिए वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन में जो कहीं कहीं कोई जो अपवाद स्वरूप कोई बातें सुनने में आती है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें, वो निर्मूल है और उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जी, इसी बात को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर स्मिथ मैं आपसे भी जानना चाह रहा था, ये बड़े अजीब से चीजें सामने आई कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कहा गया कि नहीं साहब हमको कोवैक्सीन ही चाहिए, और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में कह रहे हैं कि नहीं साहब हमको कोविशील्ड ही चाहिए, वो फला वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसे लेकर आप कुछ कहेंगे डॉक्टर स्मिथ प्लीज? जी, मैं एक बहुत सरल चीज कहना चाहूंगा कि बीमारी ना सरहद देखती है, ना देश देखती है, ना धर्म देखती है, ना राजनीति देखती है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होके जो है आपको बीमार करती है। वैसे ही वैक्सीन है, वैक्सीन भी ना धर्म देखती है, ना रीजन देखती है, ना सरहद देखती है। और अभी जो कोरोना की वैक्सीन आई है, चाहे जो 2 अभी उपलब्ध है भारत में और जो तीसरी उपलब्ध होने वाली है और जो बाहर 2 और है, ये सारी वैक्सीन में जो सुरक्षा देने की क्षमता है वो लगभग बराबर है। इनमें कोई बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर ऊपर ब्रांडिंग का ही है। आप मान के चलिए आपको ये उतनी ही सुरक्षित रखेंगी, इसलिए आपको जो वैक्सीन सुलभ है उसको लगवा लीजिए और जल्दी लगवा लीजिए, उसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर पंडित ने बहुत अच्छी बात कही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं, महिलाओं में, गर्भस्थ महिलाओं में नहीं कोई ऐसी डायरेक्टिव दिया है जी। मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यूएस में, अमेरिका में 35 महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में यह इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के साथ यानी एक ट्रायल के रूप में वैक्सीन दी गई थी और ये पाया कि वो जो शिशु पैदा हुआ उसमें एंटीबॉडीज की काफी अच्छी लेवल्स थे, स्तर बहुत अच्छा था और इवन जो इन महिलाओं के दूध था उसमें भी एंटीबॉडीज का काफी अच्छा स्तर था जो बच्चे को सुरक्षित रख सकता है। हालांकि ये 35 लोगों में ही था, इसलिए इसको जनव्यापी उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक
एक अच्छी खबर है, जो कि इनकरेजिंग न्यूज है। जी, अच्छी खबर भी, अच्छा संकेत भी। डॉक्टर पंडित, मैं आपसे, आप चूंकि मैंने कहा भी कि आपका प्रशासनिक तजुर्बा भी बहुत लंबा चौड़ा है, अब चूंकि 18+ का वैक्सीनेशन शुरू होगा और एक बड़ी मध्य प्रदेश में इसकी एक बड़ी आबादी है, बड़ा ये आयु वर्ग है, लोग पहुंचेंगे और थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी होती है कि सबको डर से ज्यादा मूव करता है आदमी एक्चुअली। क्या आप अपील करना चाहेंगे, कैसे व्यवस्थित लोग आएं, अपने टाइम पे वैक्सीनेट हों और जाएं, किसी तरह के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपनी बारी का इंतजार करें, क्या समझाना चाहेंगे डॉक्टर पंडित? ये एक जो है मेटिकुलस प्लानिंग, यानी जो सुनियोजित जो है वो योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीन लगाने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है। और जैसा आपको मालूम है कि इसमें कोई भी तरह की जो है वो जल्दबाजी ना करें, सभी का नंबर आएगा और पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लें, जी, जो है वो आप जो है परेशानी से बच सके। तो इसमें कहीं रश करने की जरूरत नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप जो है वो अपना जो है नंबर आए, टर्न आए, उसका वेट करिए और उसके हिसाब से आप अपने टीकाकरण केंद्र पर जाएं, करवाएं। जी जी। तो वक्त इतनी ही इजाजत देता है। डॉक्टर शरद पंडित और डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर तमाम लोगों की तरफ से आपका साधुवाद। यू आर द ओनली होप फॉर द नेशन। दौर ऐसा दरअसल आ चुका है कि डॉक्टर्स के अलावा और किसी पर अभी रिलाय भी नहीं किया जा सकता, और वो स्वाभाविक भरोसा है जो मुसीबत के वक्त हमेशा डॉक्टर्स पर जागता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर बहुत सारे और सवालों के साथ हम मौजूद होंगे। नमस्कार।